एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो आगे प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर इसमें से खोजेंगे। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं कि आम्रपाली राजा चेतक के जमाने में वैशाली की राज नरकती थी। गौतम बुद्ध के वैशाली पधारने पर आम्रपाली ने उन्हें अपने यहां भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और भगवान बुद्ध के पहुंचने पर उन्हें भोजन कराया। उसने अपने महल और आम्रकानन को संघ के लिए दान में दे दिया था तथा बिहार का निर्माण करने के लिए, यानी कि बौद्ध विहार जो धार्मिक स्थल होता है बौद्धों का, उसको बुद्ध विहार बोलते हैं। बौद्ध विहार और जो संघ होता है बुद्ध संघ, उसके लिए उन्होंने दान कर दिया था। आम्रपाली ने भूमि दान कर दी थी। और आम्रपाली देशभक्ति की परीक्षा में उस समय खरी उतरी जब अजात शत्रु ने आम्रपाली की शरण दी। अजात शत्रु से प्रेम होने के बावजूद देश प्रेम के खातिर अजात शत्रु के अनुग्रह को अस्वीकार कर उसने अपने प्रेम की आहुति दे दी, परंतु अपने देश और राजा से विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। देखिए, अजात शत्रु राजा चेतक के राज्य पर हमला करने के उद्देश्य से आम्रपाली की शरण में ली और आम्रपाली को अजात शत्रु से प्रेम हो गया, तो अजात शत्रु ने इसका आम्रपाली का सहारा लेकर के राजा चेतक से गद्दारी करने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने प्रेम की बलि दे दी, लेकिन अपने राज्य के प्रति गद्दारी नहीं की। आइए अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। उन प्रश्नों को इसमें से देते हैं उत्तर। आम्रपाली क्या थी? क्या राजकुमारी थी, सुहानी कन्या थी, सुंदर कन्या थी, राजनर्तकी थी? तो आम्रपाली जो थी वो राजनर्तकी थी, राजा चेतक के राज्य की। डी इसका राइट आंसर है। आगे है कि आम्रपाली कहां की राजनर्तकी थी? तो आम्रपाली पाटलिपुत्र की थी, वैशाली की थी, उज्जैन की थी, इनमें से कोई नहीं। कहां की राजनर्तकी थी आम्रपाली? तो आम्रपाली थी वैशाली की राजनर्तकी। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसके पहुंचने पर आम्रपाली ने भोजन कराया? गौतम बुद्ध के, अकबर के, महावीर जैन के, कालिदास के? तो जो आम्रपाली ने भोजन कराया था वो कराया था गौतम बुद्ध के पहुंचने पर। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आम्रपाली ने देश प्रेम के लिए किसके प्रेम का त्याग किया? कालिदास के प्रेम का, शेरशाह के प्रेम का, अजात शत्रु के प्रेम का, या इनमें से कोई नहीं? तो उसने जो प्रेम का त्याग किया था वो किया था अजात शत्रु के। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आम्रपाली क्या थी? एक देशभक्त, एक देशद्रोही, एक सुकन्या जो राजा से प्यार करती थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक देशभक्त थी। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इन विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। अंत्र, अंध, अंध्र, अंगुष्ठ, अंडी। तद्भव शब्द का चयन करना है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडी। अंडी इसका तद्भव शब्द है, बाकी ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? चातुर्वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। देखिए, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिन। दिन निकल आया, यानी कि सुबह, दोपहर और सांझ ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, केवल दिन पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची
है। हंस का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा है। क्या तुरंग है, भुजंग है, मराल है, पंचबाण है? तो हंस का जो पर्यायवाची है वो है मराल। मराल हंस का पर्यायवाची होता है। बाकी तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है, भुजंग सांप का पर्यायवाची होता है, पंचबाण होता है तीन जो बाण रखे होते हैं उस वो होता है पंचबाण, 5 बाण वाला। आगे है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण यानी कि भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वो क्रिया बताना है। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो इनमें से भक्षण के अर्थ में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है वह आम खाता है। बाकी ये पैसा खाता है मतलब खाने वाली चीज तो है नहीं है, कहावत ही है। वह जूते खाता है, जूते खा लिए, ये खाने का नहीं है, सच सही में उसने भक्षण थोड़ी कर लिया। वह कसम खाता है, ये भी खाया नहीं है, लेकिन खाने का जो भक्षण किया है वो आम किया है। चलिए आगे है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चालाकी से चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ये तू डाल डाल में पात पात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भिन्न अर्थ बताना है कि कौन सा भिन्न भिन्न अर्थ है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तुरंग, जबकि मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये हिरण के ही पर्यायवाची हैं, जबकि तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है। इसको घोड़ा बोलते हैं, यानी कि तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द का चयन कीजिए। जो अर्थ भिन्न दे रहा हो उसका बताना है हमको। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पावक, पावक दिया हुआ है, अनिल दिया हुआ है, अनल दिया हुआ है, कृषाण दिया हुआ है। तो कृषाणु, तो इनमें भिन्न अर्थ वाला हमें बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला है अनिल, क्योंकि अनिल माने होता है हवा। अनिल माने हवा होता है, जबकि अनल, अनल, कृषाण और पावक इनका आग होता है अर्थ, और अनिल होता है हवा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। बाल की खाल निकालना, हजामत करना, खाल का व्यापार करना, अधिक छानबीन करना या कष्ट पहुंचाना। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अधिक छानबीन करना। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। निम्नलिखित जो मुहावरा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। ना सावन सूखा ना भादों हरा, न सावन सूखा न भादों हरा, इसका अर्थ बताना है। तो सदैव एक सी स्थिति में रहना, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव दुखी रहना, सुख दुख का भेद ना जानना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सदैव, सदैव एक सी स्थिति में रहना। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के कितने भेद हैं? संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञाओं के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञाओं के। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी वाक्य रचना के पद किस पर आधारित हैं? हिंदी वाक्य रचना के पद किस पर आधारित होते हैं? क्या कर्ता पर होते हैं, कर्म पर होते हैं, क्रिया पर होते हैं या उपरोक्त सभी पर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है कि हिंदी वाक्य रचना के जो पद होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं कर्ता पर भी होते हैं, कर्म पर भी होते हैं, क्रिया पर भी होते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि ब्रज भाषा मूलतः की भाषा है, यानी कि ब्रज भाषा मूलतः
किसकी भाषा है? ब्रज प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रज प्रदेश की। जो ब्रज क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उसे ब्रज भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम किसी स्वर को अतिशय दीर्घ बोलते हैं या गाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पिलुत कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, शब्द कहते हैं या ध्वनि कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिलुत स्वर कहते हैं उसको हम पिलुत कहते हैं, जो दीर्घ समय तक बोला जाता है। स्वरों की यदि हम बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्वर 3 होते हैं, एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर आते हैं। बाकी के जो 7 स्वर है वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर में भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक मूल दीर्घ स्वर होते हैं और एक संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर भी। और पिलुत स्वर होते हैं जैसे कि ओम, यानी कि ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर से तिगुनी में यानी कि 3 मात्राओं जितना, यानी कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम पिलुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, थोड़ी ज्यादा देर तक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाषाई ध्वनि कहां से उत्पन्न होती है? क्या वक्ता के वाग यंत्र से, वाक्य के उच्चारण से, कंठ से या मुख से? तो जो भाषाई ध्वनियां होती हैं वो कहां से उच्चारित होती हैं? तो वो होती हैं वक्ता के वाग यंत्र से, यानी कि वक्ता के एक वाग यंत्र होता है जिससे हमारी ध्वनि उच्चारित होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है, निकलती है, उसको हम वाग यंत्र बोलते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि भाषाई ध्वनि किनका विषय है? भाषाई ध्वनि किनका विषय है? श्रवणेन्द्रिय का है, घ्राणेन्द्रिय का है, स्वादेंद्रिय का है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रवणेन्द्रिय का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छात्र द्वारा अवकाश के लिए लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र के अंत में लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? आपका स्नेही, आपका शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका अभिन्न छात्र। इन शब्दों में से छात्र को अपने जो प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी के लिए, उसके अंत में क्या लिखना चाहिए? तो उसके अंत में उसको लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लिखा जाता है। आपका स्नेही यार दोस्तों के लिए लिखा जाता है, आपका शुभेच्छु छोटों के लिए लिखा जाता है, आपका अभिन्न छात्र ये नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रार्थना पत्र के अंत में। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण विधि नहीं है? रचना शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि या निर्देशन विधि? इनमें से बताना है कि परामर्श शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। तो ये भाष्य विधि परामर्श शिक्षण विधि नहीं है। बाकी ये रचना विधि यानी कि रचना शिक्षण विधि ये भाष्य विधि नहीं है। बाकी परामर्श विधि, रूपरेखा विधि, निर्देशन विधि। रचना विधि होती क्या है? रचना विधि होती है लिखने वाली, तो परामर्श लिखा जाएगा, रूपरेखा तैयार करेंगे वो भी लिखी जाएगी, निर्देश देंगे वो भी लिखे जाएंगे। जबकि भाषण देना, भाषण जो विधि है वो होती है भाषण प्रदान करना, तो वो रचना विधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? शब्द प्रदान विधि, खेल विधि, उद्बोधन विधि, चित्र रचना विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्र रचना विधि, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो रचना कहते हैं, भाषा कहते हैं, शब्द कहते हैं या अक्षर कहते हैं? प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक स्वर व व्यंजन को हम अक्षर कहते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत गणराज्य में हिंदी भाषा को कौन सा पद प्राप्त है? तो क्या मातृभाषा का पद है, संपर्क भाषा का पद प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का है या राजभाषा का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है, यानी कि भारत जैसे गणराज्य में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है।
आगे है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या हिंदी भाषा? तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी भाषा। अगला है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को दक्ष बनाता है। कैसा बनाता है? किस में दक्ष बनाता है? क्या भाषाई कौशल में दक्ष बनाता है, अनुशासन में दक्ष बनाता है, खेल में दक्ष बनाता है? इनमें से किसी में भी दक्ष नहीं बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषाई कौशलों में दक्ष बनाता है पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण। आगे है कि हिंदी भाषा के वाक्य के अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं हिंदी भाषा के वाक्य के अंग? कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये होता है प्रेडिकेट। वाक्य के 2 भेद या 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि उद्देश्य और विधेय। अगले प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस सत्र का, उन क्षेत्रों में जहां की मातृभाषा हिंदी है वहां हिंदी की शिक्षा को में अनिवार्य बनाया गया है। किस में अनिवार्य बनाया गया है? त्रिभाषा सूत्र में, द्विभाषा सूत्र में, भाषा सूत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभाषा के सूत्र में, यानी कि त्रिभाषा सूत्र में वहां पर हिंदी भाषा शिक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।